हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पेपर का जो इजीनेस का लेवल आ रहा है उसको देखकर तो लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ही खुश होंगे, क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज के पेपर के बारे में जो कि 1 फरवरी शिफ्ट 1 का पेपर था। द पेपर वॉज एक्चुअली इजी टू मॉडरेट और इजी टू सॉल्व था फिजिक्स का पेपर। और बहुत ही बच्चे जो बता रहे हैं कि पेपर जो है फॉर्मूला लगाइए खटाखट आंसर पाइए, इस तरह का पेपर था। और केमिस्ट्री का पेपर भी इसी ऑर्डर में रहा और मैथ्स का पेपर जो रहा मॉडरेट लेवल पे रहा। तो जो बच्चे पिछले पीवाईक्यूज करके गए हैं और जो पिछले शिफ्ट के क्वेश्चंस देके गए हैं उन्हें बहुत फायदा हुआ होगा। तो देखते हैं बच्चों हम आज के अपने हमारे पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए फिजिक्स के और कैसे उनका लेवल रहा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो हम बात करते हैं, अगर अपने पहले क्वेश्चन के बारे में देखिए, डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, द डायमेंशंस ऑफ द एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू। एंगुलर इम्पल्स हम जानते हैं क्या होता है। एंगुलर इम्पल्स को लिखा जाएगा जे से, तो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये होता है हमारा एंगुलर इम्पल्स। तो जो एंगुलर मोमेंटम का आएगा यहाँ पर क्या डायमेंशनल फॉर्मूला वही आएगा एंगुलर इम्पल्स का। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr होता है ना आसान भाषा में। तो m क्या बन गया, मास, v क्या बन जाएगा lt-1 और r है डिस्टेंस, तो क्या बनेगा ये ml² की पावर -1। तो हमारा जो आंसर बन जाएगा दैट विल बी ml² की पावर -1। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, है कि नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिस बिलोंग्स टू एक्चुअली वर्नियर का द इंस्ट्रूमेंट से बिलोंग करता है और ये वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए वर्नियर कैलिपर हैज 10 मेन स्केल डिविजन्स कोइंसाइडिंग विद द 11 वर्नियर स्केल डिवीजन एंड दिस 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, देन द लीस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइस विल बी। देखिए हम जानते हैं कैसे निकालते हैं लीस्ट काउंट, क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है। तो हमको यहाँ बोल रखा है 11 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू 10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या आएगा इस केस में 10/11 मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा। तो अगर लिखा जाए लीस्ट काउंट बच्चों, तो लीस्ट काउंट क्या बनेगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो क्या बन गया ये 1 MSD माइनस 10/11 MSD। क्या बन जाएगा ये आ जाएगा 1/11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर आ जाएगा। ये हमारा लीस्ट काउंट है। तो हमको बस ये चेक करना है मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितना है। तो 10 मेन स्केल डिवीजन जो है वो 5 mm के बराबर है। 10 मेन स्केल डिवीजन जो है दैट इज इक्वल टू 5 mm। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना आएगा बच्चों, दैट विल भी आएगा 5/10 mm या बोल सकते हैं 0.5 mm आ जाएगा। बस इसको उठा के यहाँ पुट कर दो तो आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू मिल जाएगी, डायरेक्ट कितनी आएगी 5/10 × 11 mm। तो कितना बनेगा 5/110 mm विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ दिस डिवाइस। तो हमारा क्या बनेगा इस केस में 5/110 दिस विल बी द लीस्ट काउंट ऑफ द डिवाइस। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास में किया होगा और करते भी हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। देखिए ये क्लासिक क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है। अगर हम बात करें इलास्टिसिटी तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए हम जानते हैं यहाँ पे यंग्स मॉडुलस जो लिखा आता है, इलास्टिसिटी क्या होती है दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर हम बात करें इस केस में कि फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रेस, ये हमारा यंग्स मॉडुलस है, फॉर ए पर्टिकुलर स्ट्रेस अगर हम बढ़ाते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर कहानी क्या होगी कि टेम्परेचर बढ़ाने से 2 मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पर अगर स्ट्रेस कांस्टेंट है और टेम्परेचर अपन बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, बॉन्ड की अगर स्ट्रेंथ घट जाएगी तो इस केस में बॉडी जो है वो क्या होगा, जैसे उसको एक सर्टेन हल्का सा फोर्स पे करोगे डिफॉर्म, तो क्या बहुत ही इजीली डिफॉर्म हो जाएगी और लौट के दोबारा अपने उसी शेप में फिर से वापस नहीं आएगी। तो इस केस में एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पर स्ट्रेन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या होगा बॉन्ड वीक होने की वजह से बॉडी और ज़्यादा डिफॉर्म होगी। तो इस केस में स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ जाएगी। स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा जो इलास्टिसिटी है जो कि यंग्स मॉडुलस के बराबर होगी पर डिपेंड करती है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी इस केस में, दैट विल बी डिक्रीज। फिर से एक बार बता देता हूँ, एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल विल बी वीकन,
इस वजह से एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पर जब आप फोर्स लगाओगे तो इस केस में बॉडी क्या होगी, ज़्यादा एलोंगेट होगी, और ज़्यादा एलोंगेट होगी तो स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ जाएगी और बॉडी दोबारा फिर से अपने शेप एंड साइज को अब दोबारा गेन नहीं कर पाएगी। इस वजह से जो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है वो घट जाएगी। तो एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल दैट विल बी एक्चुअली डिक्रीजिंग। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। डिटरमाइन द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द फोटोन इमिटेड इन द बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो हम जानते हैं बामर सीरीज में अगर हम बात करें तो ये हमारा n = 1 है, ये = हमारा 2 है, ये हमारा 3 है। बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, हाईएस्ट 2 में आता है। लोवेस्ट एनर्जी लेवल क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 3 से 2 में। तो ये जो एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट विल बी द लोवेस्ट एनर्जी डिफरेंस। हम जानते हैं ये कितना होता है, -13.6 Z² आता है ना। तो एनर्जी क्या होती है, -13.6 Z² तो Z जो कितना है 1 है, n² आएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, इसकी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना, हमें इन दोनों के बीच में बस एनर्जी डिफरेंस निकालना है। तो क्या आएगा, डेल्टा E आएगा हमारा इस केस में E3 माइनस E2। तो -13.6, 3 का स्क्वायर तो बनेगा 9, माइनस ऑफ 13.6, 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, इस केस में 4 बन जाएगा। इसको 4 कर दो, है ना, ये 4 बन जाएगा। तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो जो हमारी एनर्जी डिफरेंस आएगा दैट विल बी 13.6, 1/4 - 1/9। तो इस केस में क्या बनेगा, 13.6, 5 / 30, 13.6 मल्टीप्लाइड बाई, इसको ऐसे अच्छे से लिखते हैं, 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 5 / 36। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस। ये तो आप चाहे सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये होता है -13.6, ये होगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5152, है ना। तो इस केस में इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डायरेक्टली कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा इस केस में, दैट विल बी 1.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, सिंपली। तो इस केस में कहानी क्या बन जाएगा, दैट विल बी अवर आंसर। क्लास का क्वेश्चन था, आपने गारंटी ऐसे क्वेश्चन क्या इस तरह के क्वेश्चन क्लास में किए होंगे जब आपने पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स। नेक्स्ट कहानी देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए भाई, ये भी देखिए मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को देख के बच्चों को तो क्या है, मतलब मजे ही मजे हो गए होंगे, क्या बात है। द de Broglie wavelength of the proton is lambda, okay, and that of the alpha particle is 2 lambda, fine. The ratio of velocity of proton to that of the alpha particle. तो हम जानते हैं de Broglie wavelength lambda क्या होता है, h/p होता है। तो इस केस में अगर हम लिखें यहाँ पे तो lambda क्या बनेगा, h by मास ऑफ प्रोटॉन m मान लेते हैं, और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन क्या है, v, है ना, vp मान लेते हैं। तो ऐसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या बनेगा, h डिवाइड बाई m इंटू लेमडा, h डिवाइड बाई m इंटू लेमडा बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। ऐसे ही de Broglie वेवलेंथ किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए क्या है, दैट इज 2 लैम्डा। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू बनेगा h डिवाइड बाई अल्फा पार्टिकल का मास क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन। तो क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या बनेगा, h डिवाइड बाई 8m लैम्डा। हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल का रेशियो। तो दोनों को डिवाइड मार दो भाई, ये सेकंड है, ये सेकंड इक्वेशन है। तो क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, डिवाइड मारेंगे क्या बनेगा, h बाई m लैम्डा। ये क्या बन गया, h डिवाइड बाई 8m लैम्डा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कितना आ जाएगा, यहाँ से रेशियो विल बी 8। सो 8 विल बी अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन था भाई साहब, है कि नहीं। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 moles of the monatomic gas and the 6 moles of the diatomic gas are mixed. Molar specific heat capacity at the constant volume of this mixture will be स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्लास क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन क्लास में करते हैं। हम जानते हैं अगर किसी मिक्सचर की निकाली जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या आती है, N1CV1 प्लस N2CV2 N2CV2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो N1 क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोनोटॉमिक गैस। मोनोटॉमिक गैस की जो CV आता है वो आता है 3R/2, तो इंटू 3R/2 बन जाएगा, प्लस N2 क्या है 6 मोल, और कौन सी गैस है हमारी, डायटोमिक। तो डायटोमिक का CV आता है 5R/2, तो इंटू 5R/2
डिवाइड बाई कितना बनेगा 2 + 6। तो इस केस में ये से उड़ गया, ये यहाँ पर आएगा 3, तो कितना बन गया 3 और 15, 15 3 18, तो 18r डिवाइड बाई 8 क्या बनेगा ये 9/4r। तो यहाँ से हमारी जो आ जाएगी इस केस में CV आ जाएगा मिक्सचर का, दैट विल बी 2.25r विल बी द आंसर। स्पीड सोल्यूशन है, खटाखट बढ़ते जाएंगे सॉल्यूशंस में। चलिए भाई नेक्स्ट कहानी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ये थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है क्या, ए गैस अंडरगोज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फ्रॉम P1 V1 T1 टू स्टेट P2 V2 T2 फॉर द गिवन प्रोसेस PV की पावर 3/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, फाइंड द वर्डन बाय द प्रोसेस। देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप डायरेक्ट क्या है इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ PdV से करो, या फिर एक आपको खड़ा कर तरीका बताता हूँ। देखो हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस में तो PV की पावर गामा इज इक्वल टू आता है कांस्टेंट। इसके वर्डन का आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे उसको अगर मैचिंग कराओ तो ये लिखा है PV की पावर 3/2, बस गामा की जगह क्या हो गया, यहाँ पर गामा की जगह 3/2 हो गया है। तो इस इक्वेशन में आप गामा की जगह 3/2 पुट कर दो, डायरेक्टली खड़ाक से आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली क्या बनेगा P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइड बाई 1 माइनस 3/2, कितना बनेगा -1/2, ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा -2 इंटू P2 V2 माइनस ऑफ P1 V1। तो वर्डन जो बन जाएगा इस केस में 2 टाइम्स ऑफ क्या बनेगा P1 V1 माइनस P2 V2, खटाक से आंसर एक लाइन में आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको इंटीग्रेशन ऑफ PdV से भी कर सकते हैं, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। मैं अब तो क्या है स्पीड सोल्यूशन में खड़ाक से बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं इसको स्पीड में। क्या बनेगा आंसर हमारा इस केस में, D विल बी अवर ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए ये भी एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दिस बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ मास। क्या बोल रहा है, 2 पार्टिकल ईच ऑफ मास 2 kg आर placed as shown in figure in the xy plane. If the distance of the center of mass from the origin is 4√2 by x, then we have to find x. तो इस केस में हमको क्या है सेंटर ऑफ मास की लिखनी है लोकेशन। ये दोनों का मास कितना है 2 kg 2 kg। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास RCM क्या होता है M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइड बाय क्या होता है M1 प्लस M2 होता है। तो अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लिखी जाए तो R1 वेक्टर, इसको 1 बोल देते हैं, इसे ये 1 है। तो M1 का है M और इसका जो X है, X कितना है 0, X 0 है तो Y कितना बनेगा 4J कैप है ना, 4J कैप प्लस इसका M2 कितना है M2 M है और इसका जो X है वो कितना है, जो इसका पोजीशन वेक्टर दैट इज एक्चुअली -4I कैप, तो -4I कैप डिवाइड बाई M1 प्लस M2 तो बनेगा 2M। तो इसका जो पोजीशन आएगा सेंटर ऑफ मास का कितना बनेगा, दैट विल बी M से मुड़ गया पूरी क्वेश्चन में, क्या बन गया -2I कैप प्लस 2J कैप। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं पर, तो जो कि क्या है ये दूरी 2 है, ये दूरी भी हमारी कितनी 2 है। तो इसकी ओरिजिन से जो आएगी दूरी कितनी बनेगी, रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या बनेगा, रूट के अंदर 8, 4 4 8 बनेगा। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो आ गई यहाँ पे दूरी ओरिजिन से दैट इज कितने आ गई इस केस में, रूट के अंदर 4 + 4 √8 मतलब 2√2 मीटर। हमसे क्या बोल रहा है 4√2 बाई x है, तो 4√2 से करने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मारो तो कितना बनेगा ये 4√2 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा इस केस में। तो अगर हम इसे करें कंपेयर तो x कितना आएगा हमारा इस केस में, x विल बी आ जाएगा हमारा यहाँ पे 2 ऑफ दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बढ़िया था भाई, सिंपल था। चलिए भाई आगे देखते हैं। ऐसे देखिए क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास का कोलिजन पर बेस्ड एक ऐसा ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन को हम क्लास में करते भी हैं, ये इसी पर बेस्ड है। क्या बोल रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 10 to the power -2 है, ये -2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे ऐसे, 10 to the power -2 kg एंड वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड गेट्स एम्बेडेड इनसाइड द बॉब ऑफ मास 1 kg ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, द मैक्सिमम हाइट दैट द सिस्टम राइजेस बाई बताना है अपन को। तो देखो इस केस में क्या है, ये एक सिंपल पेंडुलम है और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, ये क्या है एग्जांपल के थोड़ा बड़ा बना है, बॉब है और यहाँ पे क्या है बुलेट आ रही है ऐसे, और ये बुलेट आती है इस केस में आने के बाद क्या होती है, मान लेते हैं इसकी स्पीड v है और आने के बाद इसमें टकरा जाती है। तो टकराने के बाद कहानी क्या होती है, ऐसी कहानी होती है, जब बुलेट इसमें आकर टकरा जाती है तो इस केस में इसका मास मैं थोड़ी देर लिख देता हूँ, स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M। तो जब इसमें बुलेट एम्बेड हो जाएगी तो टकराने के बाद ये पूरा सिस्टम क्या है v' से चलता है, तो ये h हाइट तक यहाँ के ऊपर उठेगा, ऐसे ऐसे क्यों उठेगा यहाँ पे है ना, ऐसे कुछ।
तो हमें कुछ नहीं करना है इस केस में, बस ये बतानी है कि कितनी हाइट तक ये ऊपर यहाँ पे उठेगा, ये एच हाइट बतानी है अपन को। तो देखो भाई इस केस में तो हमें करना क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं ये एच कितना होगा, वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू रूट 2g जाएगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। तो बस हमें वी डैश निकालना पड़ेगा। वी डैश कैसे निकालेंगे, जब ये आके टकराएगा इससे तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन इस सिस्टम का मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। तो भैया क्या करना है, बस हॉरिजॉन्टल में इस सिस्टम का, इसका मास स्मॉल m है, इसका मास कैपिटल M, इस हॉरिजॉन्टल में इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करना है। कितना मोमेंटम है, तो एक बार लिख रहा हूँ m इंटू वी प्लस 0 ये रेस्ट पे बराबर स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी डैश। स्मॉल m कितना है 10 टू पावर -2 इंटू मास कितना है, इसका वेलोसिटी है 200 बराबर, इसका मास है 1 kg और इसका मास है कितना 0.01 है ना इंटू वी डैश। देखो 0.01 इज वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, सो वी कैन निगलेक्ट इट हियर, एज कंपेयर टू 1 इट कैन बी निगलेक्टेड। तो ये इससे उड़ जाएगा, तो यहां से वी डैश कितना बनेगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो वी डैश कितना आ गया हमारे इस केस में 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, मतलब आफ्टर कोलिजन दिस बॉब एंड बुलेट दिस विल बी मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी मैक्सिमम हाइट तक उठेगा, तो कितना आएगा वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू बनेगा रूट के अंदर 2gh, तो h कितना आएगा इस केस में वी डैश का स्क्वायर बाई 2g। वी डैश कितना है, तो बनेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 बाई 2 इंटू जी कितना आ गया 10, ये आ गया हमारा कितना 2/10 मीटर, 2/10 मीटर आ गया। सेंटीमीटर में लिखा जाए तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, h कितना बनेगा 200/10 सेंटीमीटर, सो इट विल बिकम 20 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा इस केस में क्या आ जाएगा, द 20 सेंटीमीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था, है कि नहीं है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ऐसे देखिए ये भी एक ऐसा क्वेश्चन पिछले शिफ्ट में भी आए हैं इस तरह के क्वेश्चन, जहां पे हम जी के वेरिएशन की बात करते हैं और ऐसे क्वेश्चन क्या आते रहे हैं, और जो शिफ्ट 2 होगी 1 फरवरी की उसमें भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। क्या बोल रहे थे, लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम इफ इट इज प्लेस्ड एट हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज। देखो सेकंड पेंडुलम जो होता है उसका टाइम पीरियड होता है पहली बात तो 2 सेकंड, और अब हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम का जो आएगा, सिंपल पेंडुलम का आएगा टाइम पीरियड वो होता है 2 पाई रूट के अंदर L/g इफेक्टिव। तो g इफेक्टिव जो होगा अर्थ के सरफेस से 2r हाइट पे कितना बनेगा, लिखा जाए यहाँ पे कितना बनेगा gm डिवाइड बाई r प्लस h का स्क्वायर होता है, h कितना है 2r का स्क्वायर। तो यहां पे g इफेक्टिव कितना बनेगा इस केस में लिखा जाए तो gm डिवाइड बाई 9r स्क्वायर आएगा, 9 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारा g, तो ये बन गया हमारा g/9। तो अगर मैं टाइम पीरियड लिखूं यहां से कितना बनेगा t इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट के अंदर L/g, और g कितना है हमारा g/9। दिस इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो कर दो 2 सेकेंड क्योंकि ये सेकेंड पेंडुलम है, इज इक्वल टू बनेगा 2 पाई रूट के अंदर 9L/g, g कितना है हमारा 10 है, g हमारा कितना है 10 है। कितना बन जाएगा इस केस में क्या बताना है अपन को यहाँ पे कि व्हाट विल बी द x बताना है इस केस में। ओके द लेंथ ऑफ द पेंडुलम L चाहिए अपन को, तो ये उड़ गया यहाँ से L उड़ गया, इसका स्क्वायर मार दो तो 1 इज इक्वल टू कितना बन गया इस केस में पाई स्क्वायर इनटू कितना बन गया 9L/10। तो यहां से L कितना बन गया, L आ गया हमारा 10 डिवाइड बाई 9 पाई स्क्वायर मीटर। तो इस केस में अगर लिखा जाए तो यहां से जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट x विल बी एक्चुअली द 9, है ना। करा दो कंपेयर से डायरेक्टली, सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला पुट करिए, जी इफेक्टिव निकालिए एंड देन यू विल गेट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। चलिए भाई नेक्स्ट कहानी देखी जाए तो क्या है नेक्स्ट कहानी, ये भी देखिए एरर पर बेस्ड एक आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है हमसे, मेजरिंग द रेजिस्टिविटी द रिलेशन R इज इक्वल टू रो L बाई A, अगर एरिया लिखा जाए पाई R स्क्वायर तो लिखा हुआ है, इज यूज्ड इन percentage error in the resistance in length and in radius are given as x, y and z respectively. Find the percentage error in the resistivity. तो R इज इक्वल टू क्या है बच्चों, रो L बाई A है। तो यहां से अगर मैं लिखूं और A को चाहे लिख लो, A को लिख लो, A बन जाएगा कितना पाई R स्क्वायर, पाई इंटू R का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से अगर L लिखा रो लिखा जाएगा कितना बनेगा R इंटू पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई L बन जाएगा। तो परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी डी रो बाई रो क्या बनेगा डी आर बाई आर इंटू 100,
प्लस 2dr/r इंटू 100 प्लस dl/l इंटू 100। हमसे क्या बोल रहा है? परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस है x, बढ़िया, एंड परसेंटेज एरर इन द रेडियस जो है वो कितना है? दैट इज z एक्चुअली। तो ये बनेगा, ये लिखा है z, तो बन गया 2 टाइम्स ऑफ z प्लस परसेंटेज एरर इन द लेंथ कितना है इस केस में? दैट इज y। तो क्या आ जाएगा इस केस में? परसेंटेज एरर इन रेजिस्टिविटी दैट विल बी x प्लस y प्लस 2z। ये बन जाएगा हमारा इस केस में। क्या बन जाएगा? परसेंटेज एरर x प्लस y प्लस 2z। सिंपली फॉर्मूला लगाना था एंड आफ्टर दैट परसेंटेज एरर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए और खटाखट क्या है आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन क्या है जब हम पढ़ते हैं कैपेसिटर वहां पे बात करते हैं और ऐसा क्वेश्चन वहां पे मिलता है अपन को। क्या बोल रहा है? 2 कैपेसिटर्स आर चार्ज एज शोन। ये 2 कैपेसिटर है, सी इसको प्लस V वोल्ट से चार्ज किया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये दूसरा कैपेसिटर है, इसको क्या 2V वोल्ट से चार्ज किया है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। फिर क्या बोल रहा है? When both the positive terminals and negative terminals of the capacitor are connected, then energy loss will be। तो पहले अपन ने इनको चार्ज कर लिया, बाद में इन दोनों को पॉजिटिव को और नेगेटिव को जोड़ दिया है। तो देखिए भाई यहाँ करते हैं, तो बताना है कितना एनर्जी लॉस आएगा। तो मैं पहले बनाता हूँ यहाँ पर। तो इस केस में कहानी क्या है, अभी जोड़ेंगे, जोड़ने से पहले इधर देखिए, यहाँ पे बना हुआ है स्विच, अभी जोड़ा नहीं है ना, जोड़ेंगे थोड़ी देर में। देखिए तो इस पर कितना चार्ज होगा? प्लस CV, इस पर आएगा माइनस CV, इस पर आएगा 2CV, इस पर आएगा माइनस ऑफ 2CV। कैपेसिटेंस दोनों की क्या है? CC है। जब आप इसको जोड़ दोगे, इस केस में कहानी क्या है? देखो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो करेगा। जब दोनों को जोड़ दोगे, फाइनली मैं बना रहा हूँ जोड़ने के बाद वो कहानी क्या होगी? जब यहाँ स्विच जोड़ दिया जाएगा तो दोनों के दोनों किस में आ गए हैं? पैरेलल में आ गए हैं। और पैरेलल में आ जाने की वजह से कहानी क्या होगी भाई? जब दोनों आ जाएंगे पैरेलल में, तो इस केस में कहानी ये होगी कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम। तो अगर मैं बोलूँ दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है? V डैश है, तो ये कितना चार्ज आएगा? यहाँ चार्ज आएगा प्लस CV डैश, यहाँ आएगा माइनस CV डैश, यहाँ आएगा प्लस 2CV डैश, यहाँ आएगा माइनस 2CV डैश। ये बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस केस में कि इस प्लेट पर जितना चार्ज पहले था टोटल, उतना चार्ज तो अभी भी सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में कहानी क्या है कि इस आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। तो फाइनली अगर बात करें तो चार्ज यहाँ से क्या कर दो? दोनों का बराबर कर दो। कितना बनेगा? कितना चार्ज था यहाँ पे? CV प्लस 2CV, 3CV। बाद में कितना चार्ज हो गया? CV, सॉरी ये तो 2 नहीं है, इसका कैपेसिटेंस तो कितना है? इसका कैपेसिटेंस तो C है ना, तो ये CV डैश है, CV डैश हुआ। तो ये CV डैश है और ये कितना है हमारा? ये CV डैश, तो बनेगा 2CV डैश। तो C से C उड़ गया, तो फाइनल जो पोटेंशियल आ गया कितना बन गया? वो बन गया 3V/2। तो जब इनको जोड़ दिया जाएगा पैरेलल में, पॉजिटिव से पॉजिटिव को, नेगेटिव से नेगेटिव को, इन दैट कंडीशन द वोल्टेज विल बी 3V/2। अब हमको निकालना है इस केस में व्हाट विल बी द एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस क्या होगा? इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। तो बस लिखते हैं यहाँ पे इनिशियल एनर्जी के आगे देखो, यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल एनर्जी, U इनिशियल आएगा हाफ CV²। पहले हाफ CV² इसका था और इसका कितना था? हाफ C इंटू 2V का स्क्वायर। तो जो U इनिशियल आएगा वो कितना बनेगा? हाफ CV² प्लस 4CV²/2। तो इनिशियल एनर्जी आ जाएगी 5/2 CV²। अच्छा यहाँ लिखते हैं फाइनल एनर्जी की बात करते हैं। फाइनली कितना बनेगा? हाफ CV डैश कितना है? V डैश लिखते हैं, V डैश का स्क्वायर प्लस हाफ CV डैश का स्क्वायर। तो क्या हाफ 2C इंटू V डैश है 3V/2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, कितना बनेगा? हाफ इंटू 2C इंटू 9V²/4 आ जाएगा। ये इसको उससे उड़ा दो, कितना बन गया? 9CV²/4। ये है फाइनल एनर्जी। हमसे पूछ रहा है बताओ एनर्जी लॉस कितना आया। एनर्जी लॉस निकालना है तो एक काम करो, सिंपली इस केस में U इनिशियल में क्या कर दो? U फाइनल कर दो सबट्रैक्ट। तो क्या बनेगा? डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी इस केस में कितनी? डेल्टा U विल बी, डेल्टा U आएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। ये कितना बन गया? देखो नीचे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 कर दो, क्या बनेगा? 10/4 CV² माइनस 9/4 CV²। क्या बन गया? 1/4 CV²। दैट विल बी एक्चुअली द एनर्जी लॉस व्हेन पॉजिटिव में पॉजिटिव को, नेगेटिव में नेगेटिव को जोड़ दिया जाएगा, तब एनर्जी लॉस आएगा। डायरेक्टली आप फटाफट एक लाइन में भी कर सकते थे कि सीधा फॉर्मूला होता है C1V1 + C2V2 = C1 + C2 × V।
वहाँ से फाइनल वोल्टेज मिलेगा, डायरेक्टली सीधा इनिशियल एनर्जी लिखो, सीधा फाइनल एनर्जी लिखो, खटाक से आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या बोल रहा है, करंट का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ कितना है 50 ओम एंड द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज 5 मिली एम्पियर। द रेजिस्टेंस नीडेड टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्टमीटर ऑफ रेंज 100 वोल्ट। तो ये क्या हमारा एक गैल्वेनोमीटर है, इसका जो मैंने देखा है रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज एक्चुअली 50 ओम, और हमको फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG यहाँ पे दे रखी है, RG है। तो हमको कुछ करना है इसको कन्वर्ट किसमें, एक वोल्टमीटर में। तो वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि हम इसके सीरीज में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं RH। देन नाउ दिस होल apparatus इज एक्चुअली ए वोल्टमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बताओ कितना हम लगाएं हाई रेजिस्टेंस सो दैट कि ये एक ऐसा वोल्टमीटर बन जाए जिसकी रेंज कितनी है 100 वोल्ट है, मतलब जब IG करंट जाएगी तभी 100 वोल्ट मेजर करेगा। तो इस केस में जब IG करंट जा रही है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B वो आना चाहिए 100 वोल्ट। कितना आएगा देखिए, IG इंटू RG प्लस RH, ये बन जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू होना चाहिए यहाँ पे, फिलहाल तो इस केस में आना चाहिए 100 वोल्ट। तो बस वैल्यू पुट कर दो, IG कितना है 5 मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10⁻³ RG कितना है 50 ओम, और जो रेजिस्टेंस RH है हमको जो कि चाहिए उसको यहाँ पे पुट करते हैं, कितना आएगा देखिए, ये आ गया 20, उधर जाएगा बनेगा 20,000, तो क्या बन गया RH प्लस 50 इज इक्वल टू बन गया है 20,000। तो यहाँ से RH कितना बन जाएगा, इसके में लिखा जाए तो 19,950 ओम बन जाएगा वो रेजिस्टेंस जो कि हमको लगाना चाहिए सीरीज में, सो दैट ये गैल्वेनोमीटर क्या बन जाए, एक 100 वोल्ट का रेंज का वोल्टमीटर बन जाए। आंसर क्या बन जाएगा हमारे इस केस में, 1950 ओम विल बी द रजिस्टर ऑफ दिस रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। चलिए हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा हमसे बोल रहा है, इन द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन बिलो द रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीना डायोड इज 5 वोल्ट एंड द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस इट इज 100 मिली वॉट। दो बताना है RS की वैल्यू। देखिए जीना डायोड पर बेस्ड क्वेश्चन अगर आप देखें इस जनवरी के जो पेपर हुआ है अब तक हुए हैं जो पेपर, उन सारे शिफ्ट में आपको क्या है, हर शिफ्ट में एक ना क्वेश्चन मिला ही मिला है। तो भाई जीना डायोड क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जब आपकी अप्रैल का एग्जाम होगा उसमें उसके लिए भी क्या बोला है देखिए, यहाँ पर हमको दे रखा है एक 8 वोल्ट की सप्लाई, ये लिखा है जीना डायोड, और जब इसके क्रॉस यहाँ पे क्या है, इस केस में 100 मिली वॉट क्या हो रहा है, पावर लॉस हो रहा है। तो हमसे पूछ रहा है इस केस में बताओ भैया कि कितना आएगा RS की वैल्यू। इधर देखिए भाई, अगर बात की जाए इस केस में तो ये है रिवर्स बायस में होता है, हम जानते हैं ये P है ये N, तो ये लोअर पे होगा और ये क्या होगा हमारा हायर पे, ये 0 वोल्ट होगा, ये कितने पर होगा, ये 0 ये भी 0, ये 8 वोल्ट की बैटरी है तो 8 वोल्ट, क्योंकि ये ब्रेकडाउन कंडीशन में है तो कितना ब्रेकडाउन वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो ये आएगा 5, सही है। तो देखो इस केस में हमसे क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अब इस केस में हमसे बोल रहा है कि देखो कि इसके क्रॉस जो पावर लॉस है वो 100 मिली वॉट है। जीना डायोड के क्रॉस कितना यहाँ पे अगर बात की जाए कितना वोल्टेज सप्लाई है 5 वोल्ट की, तो पावर लॉस क्या है, अगर मान लेते हैं इसमें से I करंट पास होके जा रही है क्योंकि रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में करंट फ्लो करेगी, तो कहाँ से कहाँ करंट आएगी, N से P, तो P इज इक्वल टू कितना बनेगा VI, P कितना है 100 मिली वॉट, तो 100 मिली इंटू 10⁻³ करते हैं, V कितना है 5 वोल्ट, I कितना है I, तो यहाँ से आ गया 20, यहाँ से I कितना बन गया इस केस में 20 मिली एम्पियर। तो इस डायोड के थ्रू जो करंट जा रही है दैट इज एक्चुअली 20 मिली एम्पियर, ओके, इसमें 20 मिली एम्पियर की करंट जा रही है। और देखो यहाँ पे लगा है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर बात करें 5 वोल्ट की सप्लाई है, तो इसमें कितनी करंट जाएगी, इसमें कितनी करंट जाएगी 5 डिवाइड बाय 1000, तो इसमें करंट जाएगी I अगर लिखूँ I1 तो आएगी 5 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे करंट आ रही है 20 मिली एम्पियर और इधर आ रही है 5 मिली एम्पियर, तो इस ब्रांच से जो करंट आ रही होगी वो दैट विल बी एक्चुअली कितनी आएगी इस केस में I1 प्लस I2, I प्लस I1 आएगी, कितना बनेगा 25 मिली एम्पियर, बस कहानी खत्म। इस RS वाली ब्रांच से करंट आ रही है 25 मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस है RS, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है बच्चों, दैट इज एक्चुअली 3 वोल्ट। तो क्या बनेगा V इज इक्वल टू IR, V कितना है 3 वोल्ट की सप्लाई है, इज इक्वल टू I कितना है 25 मिली एम्पियर 10⁻³ इंटू कितना बन गया RS। तो RS कितना बनेगा, लिखा जाए इस केस में बनेगा 3000 डिवाइड बाई 25, इसको ऐसे लिखो 30 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, तो 25 चौके 100 कितना बनेगा 120 ओम। दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ RS जो कि हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा फॉर द गिवन कंडीशन।
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। पहले हमें बस क्या पावर लॉस के वजह से यहाँ पावर लॉस के थ्रू इसके थ्रू करंट निकाल लेनी है। इसके बाद इस वाले ब्रांच में हमें करंट पता चल जाएगी, फिर किरचॉफ करंट लॉस से हमको इस ब्रांच में करंट पता है, फिर लगाओ तो V इक्वल टू IR और आपको डायरेक्ट मिल जाएगा RS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? 2 strings are identical and fixed at both the ends with tension 6 Newton each. If the tension is changed from 6 Newton to 52 Newton, then find the beat frequency both the string vibrating with fundamental mode. क्या बोल रहा है? देखिए 2 स्ट्रिंग है, यहाँ तो एक ही बना रखी है, 2 स्ट्रिंग है, इनकी लेंथ कितनी है 1 मीटर। इनिशियली दोनों में कितना टेंशन था? 6 न्यूटन था, और लेंथ उनकी 1 मीटर है, मास जो लीनियर मास डेंसिटी है वो 1 kg पर मीटर है। दोनों ही फंडामेंटल मोड में कर रही हैं ऑसिलेट। एक स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं? 6 न्यूटन की टेंशन को मेंटेन रखते हैं, और दूसरे में किसको कर देते हैं 52। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। तो हमसे पूछ रहा है बताओ इनकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। अगर ये फंडामेंटल मोड में कर रहे हैं ऑसिलेट, हम जानते हैं इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या आती है? V/12 आती है। V कितना होगा? रूट के अंदर T/μ। तो 1/12 रूट के अंदर T/μ आएगा। T क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है भाई। तो जब स्ट्रिंग 1 में बात करते हैं, लेंथ कितनी है? लेंथ हमारी 1 मीटर और म्यू भी कितना 1 मीटर, तो 1/2 बन जाएगा। L2 कितना बनेगा इस केस में? स्ट्रिंग 1 में अगर बात करें तो इसमें कितनी टेंशन है? 6 न्यूटन की टेंशन है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी √6/2 हर्ट्ज। ये F1 है। ऐसे ही √6/2 हर्ट्ज। ऐसे सेकंड वाले के केस में बात करें तो वहाँ भी सेम कहानी भाई। लेंथ कितनी है? 1 मीटर, म्यू कितना है 1। वहाँ टेंशन है √52, तो √52/2 हर्ट्ज। ठीक है भाई। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी इस केस में? डेल्टा F, जो कि आएगी इस केस में बनेगी F2 - F1। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? रूट के अंदर 52 माइनस रूट के अंदर 6/2 हर्ट्ज। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चों? सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 2.38 हर्ट्ज, है ना। आप इसको क्या है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगा के भी देख सकते हैं कहाँ किस रेंज में पड़ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैं इस केस में आती वैल्यू दैट विल बी 2.38 हर्ट्ज। बस हमने करना क्या था इस केस में? दैट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूलाज लगाना था, देन वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कहानी अगर देखी जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r with time period t. This moving particle is projected at an angle theta with the horizontal and it attains a maximum height 4r. Then the angle theta can be given as. तो क्या बोल रहा है? एक पार्टिकल है जो कि r रेडियस के सर्किल में मूव कर रहा है किसी स्पीड v से। तो इसका जो टेंशन है सॉरी टाइम पीरियड कितना है? दैट इज एक्चुअली t है। तो हम जानते हैं टाइम पीरियड t कितना आएगा? 2πr/v आएगा। अच्छा, मतलब हमको अब इसका बोल रहा है इसी पार्टिकल को, मतलब इस केस में जो इसकी स्पीड है, इसी स्पीड से अगर हम पार्टिकल को कहां फेंकते हैं? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंकें, तो उस केस में जो मैक्सिमम हाइट आती है, जिस स्पीड से घूम रहा था उस केस में जो मैक्सिमम हाइट आती है दैट इज 4r। r क्या है? इसकी रेडियस है। तो बताना है थीटा की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, तो देखो हमको v जो हम यहां से क्या t के टर्म में निकाल सकते हैं। v कितना बनेगा? 2πr/t। दिस विल बी एक्चुअली v। अच्छा, अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? हम जानते हैं h मैक्स होता है v² sin स्क्वायर θ/2g, और h मैक्स हमारा है 4r। v लिखा है ऊपर, क्या बनेगा? 4π² v² बन जाएगा ना, v², 4π² r²/t² इनटू sin स्क्वायर θ/2g। तो 4r से ये गया। हाँ भाई, साइन स्क्वायर थीटा का लिखा जाए तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा जाएगा t² t² इंटू 2g करूँ, t² इंटू 2g बाई π² इंटू r, ये बन जाएगा। तो साइन थीटा यहाँ से कितना बनेगा इस केस में? t/π इंटू 2g/r बन जाएगा इसका रूट। थीटा लिखा जाए तो थीटा यहाँ से क्या बनेगा? साइन इनवर्स t/π रूट के अंदर 2g/r, ये आ जाएगा हमारा केस में क्या? एंगल। इस एंगल पे हमको फेंकना चाहिए जिससे कि क्या हो, इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी आए? 4r आए। तो क्या बनेगा? t/π रूट के अंदर 2g/r। सी विल बी अवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ में क्या करना है? सर्कुलर मोशन से इसकी स्पीड निकालनी है इन टर्म्स ऑफ t एंड आफ्टर दैट उसको फॉर्मूले में सिंपली पुट कर देना था। चलिए भाई नेक्स्ट कहानी देखते हैं। ये क्या है? फ्रिक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखते क्या बोल रहा है। A block of mass 20 kg is placed on a rough surface having coefficient of friction 0.04 as shown in the figure. Find the acceleration of the system when it gets released.
तो देखो भाई ये 20 kg है, म्यू कितना है 0.04 और यहाँ पे एक 6 kg का ब्लॉक हैंग कर रहा है। तो पहले तो हम ये चेक कर देंगे इस केस में ये सिस्टम मूव करेगा भी कि नहीं करेगा। इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो अगर ये मूव करने की टेंडेंसी रखता है किधर मूव करेगा, ये नीचे भागना चाहेगा ना, तो ये 6 kg इसको नीचे लेकर जाना चाहेगा। तो इस 6 kg की वजह से इधर जो टेंशन आएगा, बात करें एग्जाम्पल के लिए, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तब तो उस केस में टेंशन कितना आएगा 60 न्यूटन अगर रुका हुआ है। तो कम से कम इधर अगर कम से कम इधर जो फोर्स लगेगा, यहाँ पर बात की जाए कम से कम कह रहा हूँ, इधर जो फोर्स लगेगा इक्विलिब्रियम के केस में लगना चाहिए जो, वो कितना आएगा 60 न्यूटन आएगा। तो अगर ये पीछे की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन से बड़ा हुआ तो इस केस में कहानी क्या है, ये सिस्टम ये रुका रहेगा, और कम हुआ तो ये मूव कर सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या है चेक करना पड़ेगा इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एफएस मैक्स कितना बनेगा इस केस में हम जानते हैं बनेगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है 0.04, एन कितना बनेगा एम जी नीचे नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल कितना आएगा 20g, तो 20 इंटू जी, जी कितना है 10, ये इससे उड़ गया 9, तो यहाँ से एफएस मैक्स आ गया 8 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है पीछे की तरफ दैट इज एक्चुअली 8 न्यूटन, और आगे की तरफ अगर ये इक्विलिब्रियम में रुका होता कितना टेंशन होता 60 न्यूटन mg होगा। मतलब इस केस में ये ब्लॉक इसे खींच के आगे लेके जाएगा तो ये सिस्टम मूव कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आगे जाएगा तो ये नीचे जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमको इस नंबर को देख के समझ में आ गया कि ये सिस्टम मूव करने वाला है, मूव करेगा। तो यहाँ पे ये अगर नीचे जाएगा तो आगे जाएगा। तो इस केस में फ्रिक्शन इस पर चलेगा पीछे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ म्यू की वैल्यू दे रखी है, तो जो म्यू एस होगा वही म्यू क्यू होगा। तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 8 न्यूटन लगेगा। अच्छा बस अब देखो कहानी, तो बस बना लो इसमें कौन कौन से फोर्स लगेंगे। इस पर लगेगा 6g नीचे और टेंशन टी ऊपर की तरफ। स्ट्रिंग सेम इसलिए टेंशन टी क्या रहेगा सेम रहेगा, यहाँ की टेंशन आएगी टी। mg नीचे नॉर्मल ऊपर, mg नॉर्मल को बैलेंस कर लेगा वर्टिकल में, तो उसको दिखाया नहीं है, डायग्राम गंदा हो जाएगा। बस नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कितना बनेगा 6g माइनस टी इज इक्वल टू 6 इंटू ए। ये आगे जाएगा तो t माइनस 8 इज इक्वल टू क्या बन गया 20 इंटू ए। दोनों को ऐड कर दो, 60 माइनस 8 क्या बनेगा 52, 52 इज इक्वल टू बन गया 26 इंटू ए। तो यहाँ से ए आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम व्हेन सिस्टम इज रिलीज्ड। सो आंसर हमारा क्या बन जाएगा इस केस में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था, बस हमें चेक करना था फ्रिक्शन जो है यहाँ पे सफिशिएंट है कि नहीं है, बट यहाँ फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है इसलिए सिस्टम मूव करेगा। नेक्स्ट कहानी देखते हैं भाई। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन विथ स्लिट विड्थ इज 0.1 mm, लाइट ऑफ वेवलेंथ इज 6000 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर इज यूज्ड टू फोकस द डिफ्रैक्टेड रे, फाइंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। देखिए हम जानते हैं इस केस में जो एंगुलर विड्थ आती है, एंगुलर विड्थ लिखी जाती है इस केस में, एंगुलर विड्थ आती है थीटा ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होती है, वो होती है 2 लैम्डा बाई ए। तो और इस केस में अगर बात करें विड्थ कितनी होती है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो आती है इस केस में वो आती है, लिखा जाए यहाँ पर होती है 2 लैम्डा बाई ए इंटू एफ के बराबर होती है, एफ जहाँ क्या है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये आएगी हमारी विड्थ, बस यहाँ पुट कर दो। इस केस में हमसे क्या बोल रहा है, हमसे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछ रहा है। तो 2 कितना है हमारा 2 है, लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 इंटू 10⁻⁻10, और ए कितना है द विड्थ ऑफ द स्लिट जो कि है 0.1 mm, तो 0.1 इंटू 10⁻³ और फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितनी है हमारी, दिस इज 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10⁻² क्या बनेगा -2। बस हमको उड़ाना है अपन को। देखो इस केस में क्या बनेगा, नीचे पे सॉल्व करते हैं बस, ये बनेगा 10⁻⁴, सॉल्व करो मैथ है ना, 10 कितना बनेगा -4, ये पॉइंट को 1 को उड़ाया मैंने। अब उसको उड़ाते हैं, तो 1 2 और 3 और एक 4, तो ये गया 4 और ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 10⁸ बनेगा ना, ये ऊपर जाएगा 10⁸ बनेगा और 4 ये 0, तो सॉरी ये ऊपर जाएगा बनेगा 10⁴ और 4 0 ये, तो बनेगा 10⁸ इससे उड़ेगा बनेगा 10⁻²। सही है, 10⁻⁴ है ऊपर जाएगा 10⁴ बनेगा और 4 0 ये 10⁸, इससे उड़ेगा बनेगा 10⁻²। ये बन गया 24 इंटू 10 कितना बन गया इस केस में 24 इंटू 10⁻⁴ बन गया। कितना बनेगा इस केस में, ये जाएगा 2.4 mm, ये बन जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻3, तो 2.4 क्या बन जाएगा mm बन जाएगा। दिस विल बी विड्थ ऑफ द एक्चुअली सेंट्रल मैक्सिमा। तो आंसर हमारा क्या बनेगा इस केस में 2.4 mm बन जाएगा।
आसान क्वेश्चन था, बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, देखिए ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। द करंट थ्रू द कंडक्टर वेरिंग विद टाइम इज गिवन एज I = 3t² + 4t³ Find the amount of charge in coulomb passes through the cross section of a conductor in interval t = 1 second to t = 2 second। देखिए भाई, हम जानते हैं जो यहाँ पे हमें करंट दे रखी है 3t² + 4t³। तो इस केस में जो चार्ज आएगा dq = क्या बनेगा, dq = बनेगा I dt, है ना, dq/dt = I। तो I को क्या लिखो dq और उधर ले जाओ dt को, dq/dt आएगा, dt उस साइड जाएगा। 3t² + 4t³ × dt, बस कर दो इंटीग्रेट। हाँ भाई, जनरलाइज करते हैं इंटीग्रेशन। तो टाइम t = 1 से लेकर टाइम t = 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया निकालना है अपन को। इस केस में कितना बनेगा, देखो मान लेते हैं q चार्ज फ्लो किया, कितना आएगा, ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया 3t³ / 3 + 4t⁴ लिमिट लगाते हैं कहाँ से कहाँ, 1 से 2। ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ गया, कितना बन गया, t³ + t⁴ लिमिट 1 से 2। ये चार्ज फ्लो करेगा, कितना चार्ज आ गया, Q आ गया इस केस में कितना, 2 पुट करेंगे बनेगा 8 + 16, 8 + 16 माइनस 1 + 1, तो 1 + 1 कितना बन गया, 24 - 2 22 कूलम। तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ चार्ज विच विल फ्लो फ्रॉम टाइम t = 1 से लेकर 2 सेकेंड। तो बच्चों ये था हमारा 1 फरवरी शिफ्ट 1 का फिजिक्स पेपर का सोल्यूशन। आई होप आप लोगों को सोल्यूशन किया है बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा ईजी लगा होगा, क्योंकि एक्चुअली पेपर बहुत ईजी आया था। और ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं बच्चों की क्या है, फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देख के बताइए कि आपके फिजिक्स के पेपर में कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं फिजिक्स में। और हम मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।